एंड स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कि अल्प विकसित देश के आर्थिक विकास के मार्ग में क्या क्या बाधाएं आती हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसका मतलब परिभाषा पहले देखेंगे, उसके बाद फिर पॉइंट्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ विकसित देशों में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती रहती है, जिनके परिणाम स्वरूप अर्ध विकसित देशों में विकास कार्य रुक जाता है। अर्ध विकसित देशों के आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं अथवा कारणों को दो भाग में बांटा गया है। पहला है आर्थिक बाधाएं अथवा कारण, या गैर आर्थिक बाधाएं अथवा कारण। ठीक है, तो एक एक करके दोनों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहला देखेंगे आर्थिक बाधाएं। प्रोफेसर मेयर एवं बॉल्डविन ने आर्थिक बाधाओं को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है बाजार की अपूर्णताएं, दूसरा है गरीबी का विषम चक्र अथवा चक्रीय कारण, तीसरा है पूंजी निर्माण की दर और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ। तो पहला पॉइंट जो है बाजार की अपूर्णताएं। अर्ध विकसित देशों में अनेक प्रकार की बाजार की अपूर्णताएं पाई जाती है, जिनमें प्रमुख है साधनों में गतिहीनता, कीमत दृढ़ता, बाजार अविकसित तकनीक आदि साधनों का अनुकूलतम आवंटन नहीं हो पाता है, जिससे वास्तविक उत्पादन स्तर नीचे बना रहता है। ठीक है, बाजार की अपूर्णता यानी कि अर्ध विकसित देशों में क्या होता है कि जो बाजार होते हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां पाई जाती है, वो उतनी विकसित नहीं हो पाती हैं और उनकी जो तकनीकें होती है वो पुरानी होती है, जिस कारण की उसका उत्पादन का स्तर नीचे बना रहता है। ठीक है, मेयर एवं बॉल्डविन के अनुसार साधनों के अर्ध शोषण एवं कुशोषण के कारण अल्प विकसित देश अपनी उत्पादन सीमाओं तक नहीं पहुंच सके हैं और वे अपनी उत्पादन सीमा से नीचे कार्य कर रहे हैं। इसको उन्होंने चित्र के द्वारा भी बताया, तो चलिए चित्र द्वारा समझते हैं। तो ये इसका फिगर, ठीक है, वाई अक्ष और एक्स अक्ष, वाई अक्ष पर साधन लिया गया है, साधन वाई, और एक्स अक्ष पर साधन एक्स लिया गया है। ठीक है, इस पे दो कर्व खींचा गया है। ठीक है, ये आर एस कर्व है और ये R1S1 कर्व है। ठीक है, यहाँ पे P बिंदु लिया गया है जो उसका मिडिल में है, यहाँ से 3 एरो खींचा गया है, यहाँ पे O है। चित्र से RS अल्प विकसित देश का वास्तविक उत्पादन संभावना वक्र है। देश अपने तकनीकों तथा साधनों का उपयोग करके R1S1 तक उत्पादन कर सकता है। बाजार में साधनों के अनुकूलतम बंटवारे के अभाव के कारण देश का वास्तविक उत्पादन वक्र RS संभाव्य उत्पादन वक्र R1S1 से काफ़ी नीचे रह जाता है। बिंदु P पर देश का वास्तविक उत्पादन यह सूचित करता है कि यह देश अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण विदोहन कर पाने में असफल है। ठीक है, तो ये फिगर से हम लोग को क्या समझ में आया कि ये एक अल्प विकसित देश जो है उसका उत्पादन कितना है, इतना है। ठीक है, पर वो क्या करता है, इतना उत्पादन कर सकता है R1S1 के बराबर। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, बस R और S के ही इतना में उत्पादन करता है। तो क्या दिखाता है कि ये अपना जो उत्पादन है उसमें नए तकनीक का प्रयोग नहीं कर रहा और उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं कर रहा है, जिस कारण कि वो बस इतना ही उत्पादन कर पा रहा है। तो वो क्या है, उसका अल्प विकसित देश होने का एक कारण है। ठीक है, दूसरा है गरीबी का विषम चक्र। अल्प विकसित देशों में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक घटक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अल्प विकसित देशों में गरीबी मुख्य रूप से एक बाधक तत्व है जो इन देशों में अल्प विकास का कारण एवं परिणाम दोनों है। अल्प विकसित देशों में अनेक ऐसे विषम चक्र पाए जाते हैं जो इन देशों में विकास के निम्न स्तर को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। गरीबी के दुष्चक्र से जुड़ी कुछ विशेषताएं हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है गरीबी स्वयं गरीबी का ही कारण है और उसका परिणाम है। दूसरा है अल्प विकसित देशों में अल्प विकास का आरंभिक बिंदु भी गरीबी है और अंतिम बिंदु भी, क्योंकि गरीबी वृत्ताकार रूप में क्रिया प्रतिक्रिया करती हुई आगे बढ़ती है। तीसरा है गरीबी का प्रभाव संचयी होता है और अगले चक्र में गरीबी की गहनता बढ़ती चली जाती है।
चौथा है, यह एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया है जो अल्प विकास को उत्तरोत्तर बढ़ाती चली जाती है। ठीक है, तो गरीबी का दुष्चक्र इसलिए कहा गया है क्योंकि वो चक्र की बातें क्या है, गोल गोल घूमते रहता है। ठीक है मतलब कि वो गरीब है तो वो और उससे ऊपर उठने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि वो उसी में घूमते रहता है, इसलिए उसको गरीबी का दुष्चक्र कहा गया है, और जो कि अल्प विकसित देश के लिए अच्छा नहीं माना गया है। रेगनर नरकसे ने गरीबी के दुष्चक्र को पूंजी के मांग पक्ष एवं पूर्ति पक्ष दोनों के संदर्भ में परिभाषित किया है। ठीक है, तो रेगनर नरकसे जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने गरीबी के दुष्चक्र को मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष के द्वारा भी बताया है। तो देखते हैं मांग पक्ष। अल्प विकसित देश में साधनों की अगतिशीलता, कीमत दृढ़ता, पिछड़ापन, सामाजिक ढांचा एवं परंपरागत उत्पादन की विधियों जैसी अनेक कमियां पाई जाती हैं, जिस कारण देश साधनों का पूर्ण रूप से विदोहन नहीं कर पाती है, और साधनों का पूर्ण विदोहन ना होने से उत्पादन कम होता है, जिससे पूंजी का निर्माण कम होता है, और पूंजी के अभाव के कारण इन देशों का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो मांग पक्ष के द्वारा वो ये बता रहे हैं कि अल्प विकसित देश में जो है वो पुराने तकनीक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसमें कीमत दृढ़ता पाई जाती है, पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है, जिस कारण क्या है कि उत्पादन बहुत कम हो रहा है, और उत्पादन कम होने पर वस्तु का मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है वो। ठीक है, जिससे कि पूंजी का निर्माण भी कम हो रहा है, और पूंजी का अभाव में वो देश बहुत पिछड़ा हुआ है। इसको हम लोग रेखीय चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। ठीक है, बाजार की अपूर्णताएं, अल्प विकास, पिछड़ापन, पूंजी की कमी। ठीक है, उसके बाद है पूंजी की कमी क्या है, कम उत्पादकता है। कम उत्पादकता अगर होता है यहाँ पे, ठीक है, पूंजी की कमी है, कम उत्पादकता हो रहा है तो कम वास्तविक आय हो रहा है, वास्तविक आय कम हो रहा है तो मांग कम हो रहा है, और कम विनियोग हो रहा है तो पूंजी की कमी हो रहा है। ठीक है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट कम होगा तो पूंजी घटेगा ही वस्तु का उत्पादन नहीं होगा तो पूंजी का निर्माण नहीं होगा, है ना। चित्र में देश में पूंजी की कमी बाजार की अपूर्णता एवं पिछड़ापन के कारण पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन स्तर नीचा होता है। उत्पादन कम होने के कारण वास्तविक आय भी कम होती है, और वास्तविक आय कम होने के कारण उपभोग और मांग का स्तर भी नीचा होता है, जिस कारण उद्यमी विनियोग करने से हिचकिचाते हैं, और उद्यमियों के कम विनियोग करने के कारण उत्पादन तथा पूंजी का स्तर कम हो जाता है। इस प्रकार यह चक्र क्या है, चलते रहता है। दूसरा है पूर्ति पक्ष। अल्प विकसित देशों में गरीबी का दुष्चक्र पूर्ति पक्ष से भी क्रियाशील होता है। कम पूंजी के कारण इसमें उत्पादकता कम होती है, जिसके फलस्वरूप वास्तविक आय का स्तर कम होता है, और आय कम होने के कारण उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बचत के लिए कम पैसे बचते हैं, और कम बचत के कारण विनियोग कम होता है तथा उत्पादन भी कम होता है, जिससे पूंजी का निर्माण कम होता है। ठीक है, इसको भी रेखा चित्र के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। बाजार की अपूर्णताएं, अल्प विकास, पिछड़ापन, पूंजी की कमी। ठीक है, पूंजी की कमी से कम उत्पादकता हो रहा है, कम वास्तविक आय हो रहा है, फिर उससे कम बचत हो रहा है और कम विनियोग हो रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार घूमते रहता है। तो इसको चित्र से समझते हैं। चित्र से यह रेखा चित्र पूर्ति पक्ष को प्रदर्शित करता है, जिसमें दर्शाया गया है कि पूर्ति की कमी के कारण उत्पादकता में कमी आती है, जिससे वास्तविक आय भी कम हो जाती है, और आय कम होने के कारण लोग बचत नहीं कर पाते, और बचत कम होने के कारण विनियोग में कमी आती है, जिससे पूंजी का निर्माण कम होता है, जिसके फलस्वरूप पूंजी की पूर्ति में कमी आती है। इस प्रकार यह चक्र क्या है, चलते रहता है। रेगनर नरकसे ने अल्प विकसित देशों में प्रचलित गरीबी के दुष्चक्र का कारण मांग एवं पूर्ति पक्ष की संयुक्त क्रियाशीलता को माना है। उनकी दृष्टि में वास्तविक आय का निम्न स्तर वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति के निम्न स्तर का कारण और परिणाम दोनों है, क्योंकि वास्तविक आय में कमी के कारण मांग में कमी आती है, और इसके साथ साथ बचत में भी कमी आती है। सीमित मांग तथा सीमित बचत के कारण विनियोग में कमी आती है, जिसके परिणाम स्वरूप कम उत्पादकता
एवं कम पूंजी निर्माण होता है और इस प्रकार गरीबी का दुष्चक्र पूरा हो जाता है। इसको भी उन्होंने रेखा चित्र के द्वारा क्या है समझाया है। बाजार की अपूर्णता, अल्प विकास, पिछड़ापन और पूंजी की कमी। ठीक है, ये क्या है, कम उत्पादकता, कम उत्पादक के कारण कम वास्तविक आय हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, कम बचत हो रहा है और कम विनियोग हो रहा है। ठीक है, और जिससे पूंजी की कमी हो रहा है और कम वास्तविक आय होने के कारण कम मांग भी हो रहा है। ठीक है, वस्तु का, और उससे कम विनियोग भी हो रहा है। चित्र में मांग एवं पूर्ति पक्ष की संयुक्त क्रियाशीलता को दर्शाया गया है। पूंजी की कमी के कारण उत्पादकता में कमी आती है, जिससे वास्तविक आय में भी कमी आती है, जिससे मांग एवं बचत दोनों कम होते हैं, जिसके फलस्वरूप विनियोग में भी कमी आती है और विनियोग में कमी के कारण पूंजी में कमी होती है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। तो रेगनर नरकसे ने जो गरीबी के दुष्चक्र के लिए मांग और पूर्ति पक्ष के द्वारा दर्शाया गया, उसको हम लोग अलग अलग भी दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मांग पक्ष को हम लोग पहले देखे थे, उसके बाद देखिए पूर्ति पक्ष को, है ना। तो आप इसको अगर स्किप करना चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि इसको नहीं लिख करके सिर्फ ये वाला जो है यहाँ से, है ना। रेगनर नरकसे ने अल्प विकसित देशों में प्रचलित गरीबी के दुष्चक्र का कारण, ठीक है, यहाँ से आप इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें मांग और पूर्ति पक्ष दोनों को दर्शाया गया है ना। तो अगर आप ये दोनों नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, और अगर ये दोनों लिख दिए हैं तो ये लिखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। गरीबी के दुष्चक्र का समाधान, ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि गरीबी के दुष्चक्र का समाधान हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला है बचत व विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन। पूंजी की कमी के लिए जनसाधारण में बचत करने एवं इनको उद्योगों आदि में लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा है बाजार का विस्तार। यदि देश में क्रय शक्ति कम होने के कारण बाजारों का विस्तार करने की संभावनाएं ना हो तो निर्यात को प्रोत्साहित कर विदेशी मुद्रा अर्जित करनी चाहिए, जिससे कि नए नए उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनें व पूंजीगत माल आयात किया जा सके। तीसरा है उपयुक्त संरचना की स्थापना। देश में उपयुक्त संरचना न होने से भी उत्पादनों को देश के गांवों तक पहुंचाने में कठिनाई होती है, अतः सड़क एवं अन्य परिवहन साधनों का विकास किया जाना चाहिए। चौथा है सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन। आर्थिक विकास हेतु सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाने व धार्मिक मान्यताओं में फेरबदल करने के लिए उपयुक्त साधनों से प्रचार किया जाना चाहिए, जिससे कि इन मान्यताओं में धीरे धीरे परिवर्तन लाया जा सके। पांचवा है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास की गति को कम कर देती है, अतः जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उपाय काम में लाए जाने चाहिए। प्रशासनिक कुशलता। राजनीतिक कुशलता में अस्थिरता के कारण प्रशासनिक कुशलता में गिरावट आ जाती है, इसके लिए प्रशासन में सुधार लाना चाहिए। सातवां है राजनीतिक स्थिरता। देश में राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए, जिससे कि आंतरिक झगड़ों का अंत हो सके, शांति व्यवस्था कायम की जा सके। तो चलिए अब देखते हैं कि गरीबी के दुष्चक्र पर मिडल की विचारधारा, ठीक है, कि उन्होंने गरीबी के दुष्चक्र पर क्या विचार रखा है। प्रोफेसर मिडल गरीबी के दुष्चक्र की नरकसी की विचारधारा से सहमत नहीं थे। प्रोफेसर रेगनर ने अपनी विचारधारा में गरीबी के दुष्चक्र की प्रक्रिया को किसी फिल्म की पूर्व निश्चित कहानी के घटनाक्रम पर आधारित करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार फिल्म में प्रत्येक घटना किसी निश्चित क्रम एवं नियमित समय पर घटित होती है, उसी प्रकार इन्होंने भी गरीबी के दुष्चक्र की उसी प्रकार की कल्पना की है, परंतु अर्थव्यवस्था की स्थिति इससे काफ़ी अलग होती है, इसलिए मिडल ने इनके विचारधारा की आलोचना की है। मिडल का कहना था कि गरीबी का दुष्चक्र सदैव प्रतिकूल संचय परिणाम ही देगा, यह आवश्यक नहीं है। मिडल नरकसे के इस विचारधारा से पूर्ण रूप से असहमत थे कि गरीबी के दुष्चक्र के कारण एक अर्धविकसित देश संचयी रूप में और गरीब होता चला जाएगा। गरीबी के दुष्चक्र से जुड़े आर्थिक घटक धनात्मक एवं अनुकूल परिणाम भी उत्पन्न कर सकते हैं। अपनी विचारधारा में मिडल ने समय तत्व को सम्मिलित किया है।
तो मिडल का जो कहना था वो प्रोफेसर रेगनर नरकसे का विचार से एकदम सहमत नहीं रखे थे। वो बोले कि जैसा फिल्म में पहले स्क्रिप्ट लिखा होता है वैसा ही इसमें भी सारा चीज़ पहले से वेल प्लान्ड है, तो हमेशा अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस आधार पर उन्होंने उसकी आलोचना की और अपना विचार दिया गरीबी के दुष्चक्र पर। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि थर्ड पॉइंट जो कि है पूंजी निर्माण की निम्न दर। वो हम लोग का सेकेंड पॉइंट का था इतना सारा। ठीक है, अभी हम लोग का थर्ड पॉइंट है पूंजी निर्माण की निम्न दर। अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय इतनी कम होती है कि उस आय में जनसाधारण के लिए पेट भरना काफ़ी कठिन कार्य होता है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा बचत करना असंभव ही होता है। ऐसे देश में विकास के लिए पूंजी चाहिए, उसका निर्माण नहीं हो पाता और इस प्रकार ऐसे देशों में पूंजी का अभाव बना रहता है, जिससे विकास कार्यों को गति नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि अल्प विकसित देश में क्या होता है कि लोगों के अपना 2 वक्त का रोटी भी के लिए कमा पाना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। तो ऐसे में वो लोग बचत कहाँ ही कर पाएगा, और जब अगर वो लोग बचत नहीं करेगा तो वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा किसी चीज़ में। ठीक है, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्शन कम होगा, तो फिर वो लोग का इनकम नहीं बढ़ेगा, और इनकम नहीं बढ़ेगा तो फिर वो लोग जहाँ का वहीं रह जाएगा, है ना। क्योंकि जब तक इनकम इंक्रीज़ नहीं करेगा वो लोग का जो रहने का स्तर है, ठीक है, वो ऊंचा नहीं उठ सकता है, वो लोग निम्न स्तर पे ही रहेगा। तो इस प्रकार क्या है, ये चक्र चलते रहता है और इससे पूंजी निर्माण का जो दर है वो काफ़ी निम्न रहेगा, जो कि अल्प विकसित देश के विकास के लिए एक बाधा का काम करेगा। ठीक है, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ। W.A. लीविस, मिंट, मिडल, प्रेविस, सिंगर आदि अर्थशास्त्री विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को भी आर्थिक विकास में बाधक मानते हैं। अर्ध विकसित देशों की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं निम्नलिखित है। ठीक है, तो बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, जिनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति भी क्या है, वो विकास में बाधा बनती है। तो देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं क्या क्या हैं। पहला है प्रदर्शन प्रभाव। अल्प विकसित देशों की एक समस्या उनका दिखावा करने की प्रवृत्ति भी है। वे अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग विलासिता की वस्तुओं पर व्यय कर देते हैं, जिससे विकास कार्यों में किए जाने वाले व्यय में कमी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन देशों में खाद्यान्न व मकान जैसी आवश्यकताओं की कमी रहती है। प्रोफेसर मिडल ने इसके प्रसार प्रभाव प्रोफेसर मिडल जो है इसको प्रसार प्रभाव कहते हैं। ठीक है, दूसरा है विकसित देशों में प्रतिस्पर्धा। विकसित देश अल्प विकसित देशों के लिए ऐसी परिस्थिति बना देते हैं कि वे अपना विकास करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके लिए वे निम्न कार्य करते हैं। पहला है वे आधुनिक मशीनों का निर्यात रोक देते हैं। दूसरा, उत्पादन संबंधी नवीनतम तकनीकों को गोपनीय रख लेते हैं। तीसरा है विकसित देश अपनी निर्यात वस्तुओं को इतना सस्ता कर देते हैं कि अल्प विकसित देश उनका निर्माण करने से अच्छा उसे खरीदना अधिक पसंद करता है। चौथा है कभी कभी विकसित देशों की मशीनें अल्प विकसित देशों के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। ठीक है, अन्य समस्याएं। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति अल्प विकसित देशों के लिए समस्याएं पैदा कर देती है, जैसे विदेशी विनियोग के फलस्वरूप अल्प विकसित देशों का निर्यात बढ़ जाता है, लेकिन घरेलू क्षेत्र पुराना व पिछड़ा हुआ ही बना रहता है। साथ ही विश्व बाजार में मूल्यों के उतार चढ़ाव से विदेशी व्यापार अस्थिर हो जाता है तथा विदेशी भुगतान संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये था अल्प विकसित देशों की आर्थिक बाधाएं क्या क्या है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट्स देखा है। अब हम लोग देखते हैं कि गैर आर्थिक बाधाएं क्या क्या हैं अल्प विकसित देशों में। ठीक है, तो उसको भी 3 भाग में क्या है बांटा गया है।
गैर आर्थिक बाधाओं में जो पहला है वो है बढ़ती जनसंख्या, दूसरा है श्रम आधिक्य एवं बेरोजगारी और तीसरा है अन्य गैर आर्थिक समस्याएं। ठीक है, तो पहले देखते हैं बढ़ती जनसंख्या। अल्प विकसित देशों की प्रमुख समस्या उनकी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या होती है। जिस गति से जनसंख्या बढ़ती है उस गति से उत्पादन नहीं बढ़ता, जिससे राष्ट्रीय आय में कमी होती है। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या से जुड़ी कुछ प्रमुख समस्याएं क्या है, निम्नलिखित हैं, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या हमेशा ही समस्या का कारण बनती है। तो पहला है ऊंची जन्म व मृत्यु दरें। अल्प विकसित देशों में जन्म दर व मृत्यु दर अपेक्षाकृत ऊंची रहती है। विकसित देशों में जन्म दर व मृत्यु दर क्रमशः 15 से 20 प्रति हजार व 9 से 10 प्रति हजार होती है, जबकि अल्प विकसित देशों में यह दरें क्रमशः 30 से 40 प्रति हजार व 15 से 30 प्रति हजार होती है। दूसरा है ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता। अल्प विकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिसका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि होता है। तीसरा है आश्रितों की अधिकता। अल्प विकसित देशों में एक परिवार में आश्रितों की मात्रा अधिक होती है। इसका अर्थ यह है कि इन देशों में कमाने वाले कम होते हैं जबकि खाने वाले अधिक होते हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ बच्चों व बूढ़ों की संख्या विकसित देशों की तुलना में अधिक होती है। चौथा है अकुशल जनशक्ति की अधिकता। अल्प विकसित देशों में अकुशल जनशक्ति की अधिकता रहती है। इसके कारण शिक्षा व प्रशिक्षण का अभाव, प्रति व्यक्ति निम्न आय, संयुक्त परिवार प्रणाली, रूढ़िवादिता, भाग्यवादिता आदि है। तो ये तो थी कि जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या समस्याएं होती है। अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, श्रम आधिक्य एवं बेरोजगारी। बढ़ती आबादी एवं पिछड़ेपन के कारण अर्ध विकसित देशों में श्रम आधिक्य एवं बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है। अल्प विकसित राष्ट्रों में अनेक लोगों के पास रोजगार का अभाव पाया जाता है या मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। इन सब के परिणाम स्वरूप लोगों की आय में कमी होती है, जिससे जीवन स्तर निम्न होता है एवं नैतिक स्तर भी निम्न पाया जाता है। अल्प विकसित देशों में श्रम समस्याएं भी होती है जो देश में बाधा उत्पन्न कर देती हैं। तीसरा है अन्य गैर आर्थिक समस्याएं। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है सामाजिक रीति रिवाज। अल्प विकसित देशों में सामाजिक रीति रिवाज रूढ़ियों की समस्याएं होती हैं। लोगों में जातिवाद, बाल विवाह, बहुविवाह, अंधविश्वास आदि पाए जाते हैं जो विकास कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। दूसरा है धार्मिक मान्यताएं। अल्प विकसित देशों में धार्मिक मान्यताएं पाई जाती है जो विकास के लिए एक समस्या होती है। कृषि शत्रुओं जैसे कीड़े मकोड़ों को न मारने के कारण उनको प्रोत्साहन मिलता है। फलतः खाद्यान्नों की कमी हो जाती है। धार्मिक भावनाएं व्यर्थ के व्ययों को प्रोत्साहन देती है, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। तीसरा है कुशल उद्यम एवं प्रबंधकीय योग्यता का अभाव। अल्प विकसित देशों की एक समस्या कुशल उद्यम एवं प्रबंधकीय योग्यता का अभाव है। इन राष्ट्रों में ऐसे उद्योगपति नहीं मिलते जो उद्योगों की स्थापना कर उनको कुशलतापूर्वक चला सके और जोखिम को सहन कर सके। चौथा है विकास के प्रति जागरूकता का अभाव। अल्प विकसित देशों में अधिकांश व्यक्ति अशिक्षित होते हैं, अतः वे नियोजित विकास को समझ नहीं पाते हैं। साथ ही उनमें विकास के प्रति उत्साह व त्याग की भावना का अभाव पाया जाता है। पांचवा है प्राथमिक निर्धनता की समस्या। अल्प विकसित देश सभी क्षेत्रों में पिछड़े होते हैं, अतः वे इन सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास करना चाहते हैं, लेकिन देश में पूंजी व अन्य साधन सीमित होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते। छठा है मूल्य नियमन की समस्या। अल्प विकसित देशों में विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतर विनियोग पूंजीगत व अनुत्पादक उद्योगों में किया जाता है, जिसके कारण उत्पादन तुरंत नहीं बढ़ पाता, जबकि देश में वस्तुओं व सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य बढ़ने लगते हैं, जिनको नियंत्रित करना इन देशों के लिए कठिन हो जाता है। सातवां है वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान की समस्या। अल्प विकसित देशों में ज्ञान व तकनीक पुराना व पिछड़ा हुआ होता है। इनका ज्ञान व तकनीक पुराना व पिछड़ा हुआ होता है। यदि वे इसमें सुधार भी करना चाहें तो इनके पास तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना के लिए पूंजी का अभाव होता है। आठवां है विदेशी मुद्रा की समस्या। अल्प विकसित देशों में विकास कार्य के लिए भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है, जबकि निर्यातों पर कोई विशेष वृद्धि नहीं होती। इसका परिणाम यह हुआ कि विदेशी मुद्रा का अभाव हो जाता है।
उपयुक्त समस्या अल्प विकसित देश की समस्याएं हैं जिन्हें विकास में बाधाएं कहा जाता है। यदि आर्थिक विकास करना है तो इसे इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और इनको दूर करके ही विकास किया जा सकता है। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है कि अल्प विकसित देश के विकास में क्या क्या बाधाएं आती हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।